हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने 3 मार्च और 4 मार्च का न्यूज़ लेकर के आया हूँ जो पिछले 2 दिन का है। और मैं कई वीडियो बनाया हूँ जिससे आपको बहुत कंटेंट जो दिया हूँ वो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं जानता हूँ कि ये न्यूज़ भी आपको अच्छी लगेंगी, इसलिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। आज का पहला न्यूज़ है एक इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग है, जो आपको इलेक्शन कमीशन फाइल किया था अभी, जो उसके लिए है। कहता है 17 मई 2021 का जो है द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR आर्टिकल 32 के अनुसार जो है केस फाइल किया था। वो जो है इलेक्शन कमिश्नर जो केस फाइल किया था, इसको आर्टिकल 32 के अनुसार जो केस फाइल किया था उसमें जो था, उसमें जो है एक आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन पे कई सवाल उठते रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन जो है जो गवर्नमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग काम करती है। इसलिए उसने केस फाइल किया कि भाई इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र रूप से मतलब किया जाए और ये ना हो। तो इसलिए जो है इन्होंने आर्टिकल 32 के तहत जो है केस फाइल किया। उसके बाद है आर्टिकल 322 लॉज 2, यानी कि आर्टिकल 322 324 के सब क्लॉज 2 जो आर्टिकल है उसमें जो है इन्होंने जो है एक लॉ कमीशन जो है रिपोर्ट दिया थी, फाइल किया था, जिसमें है कि लॉ कमीशन 253 रिपोर्ट मार्च 2015, यानी कि 2015 का जो है 255वां रिपोर्ट था मार्च का, वो है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है 2007 में है। दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है 1990 का है। जस्टिस टकरंडू रिपोर्ट जो है 1975 का है। ये सब जो रिपोर्ट है, ये सब जो है जैसे कि इन्होंने किया था, ये सब पिछले कई सालों का रिफॉर्म के लिए जो इलेक्शन कमीशन को है वो सब दिया गया था कि ये है वो है नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस बार जो है केस फाइल किया था 17 मई 2021 को। अब उसमें नया जो है जजमेंट आया है, जो 2 मार्च का जजमेंट है, उसमें लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को कमिश्नर जितने भी इलेक्शन कमिश्नर के मेंबर होंगे उस सबको कौन कौन व्यक्ति जो है सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि 5 मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि 5 मेंबर जो होगा सुप्रीम कोर्ट का होगा। एक PM होंगे जो प्रधानमंत्री होंगे। दूसरा अपोजिशन लीडर होगा, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो, या लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, यानी कि अगर कोई अपोजिशन लीडर ना हो तो उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसमें वो होगा। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ये जब तक चलेगा तब तक संसद कोई नियम नहीं बना लेती, कानून नहीं बना लेती कि इलेक्शन कमीशन को जो है कैसे बनाया जाए, कैसे उसमें मेंबर को लाया जाए, कैसे अडॉप्ट किया जाए, इसके अकॉर्डिंग। अब उसके बाद है कि नेक्स्ट न्यूज में है क्लीन टेक एज द नेक्स्ट बिग द थिंक इन रूरल इंडिया, यानी कि जो रूरल इंडिया है उसके लिए जो है क्लीन टेक जो है किया हुआ है कि कैसे जो है एक बेस है जो DRE है, डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि किस प्रकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके और हम आगे से आगे जो है हमारी रूरल इंडिया के लोग जो है, मतलब ग्रामीण लोग जो है आगे बढ़ सके। इसमें अभी हम सभी जानते हैं कि लगभग जो है 60% लोग जो है रूरल इंडिया के अंतर्गत आते हैं। 60 या 65% लोग जो है रूरल इंडिया के अंतर्गत आते हैं। और तो इसमें जो है हमारे इंडिया में जो है सबको जो है मैक्सिमम जो है ध्यान देने की बात है कि रूरल इंडिया में लोग जो हैं कैसे काम करेंगे और कैसे रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग जो है करना है। रूरल इंडिया को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एक्चुअली जो है मेरा वहीं से शुरू हो जाता है सब सारा काम। अब यहाँ पे है कि रूरल इंडिया में जो है अब ये वुमन के रिगार्डिंग है, वुमन को जो है कैसे डेवलप किया जाएगा इसके लिए दिया गया है। तो रूरल इंडिया को डेवलप करने का ज़रूरत है, जिसमें है कुछ चीज़ हैं जो रूरल इंडिया के जो
फार्मर है उसके अकॉर्डिंग है, कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम दे रहे हैं, बता रहे हैं कि सोलर पावर आ जाएगा, विंड पावर आ जाएगा, गैस पावर आ जाएगा, गोबर गैस वगैरह होगा, उस सबसे निकलने का जो पावर है उस सब का यूज करके जो हम लोग जो है उसको डेवलप करवा सकते हैं। 2030 तक जो बता रहा है कि वुमेन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSME के अंतर्गत जो है यो क्या क्या मतलब आगे जो है बढ़ना चाहिए, मतलब ये करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। तो उसके अंतर्गत जैसे कि एक्टिव में क्या होना चाहिए, तो क्या क्या चीज़ को जो हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि उसको सुविधा प्राप्त करवा सकते, जैसे क्वालिफाइड वुमेन फार्मर होना चाहिए, यानी कि अगर ये वुमेन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो क्वालिफाइड वुमेन फार्मर होना चाहिए। उसके बाद है कि हाइपर लोकल इवेंट डिमांड्स होना चाहिए, यानी कि लोकल जगह जगह पे जा करके जो है इवेंट्स करवाना चाहिए, मतलब कैसे उसको मोटिवेशन करके कि भाई हम ये करेंगे तो ये होना चाहिए, उसको करना चाहिए। उसके बाद इजी फाइनेंस टू परचेज प्रोडक्ट, यानी कि जो हम एग्रीकल्चर में ज़रूरत होता है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होता है उसको एकदम इजी में उसको उपलब्ध कराना चाहिए। उसके पास अगर पैसा ना हो तो कुछ फाइनेंशियल हेल्प होना चाहिए लोन के तरह। उसके बाद सपोर्ट बैकवर्ड्स है। उसके बाद एंड फॉरवर्ड मार्केट लिंकिंग, यानी कि मार्केट से भी उसका लिंक होना चाहिए। अगर कई बार ये होता है कि किसान जो है अपना मेहनत करके प्रोडक्ट को मतलब क्रॉप को उपजा लेते हैं, निकाल लेते हैं, और वो जो होता है क्या होता है कि वो घर में ही रह जाता है, मतलब उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद है पॉलिसी कंजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। इसके बाद है कि बहुत सारे ऐसी पॉलिसी हैं जो गवर्नमेंट को लानी चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए। अगर ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसेस नॉन फॉर्म इलेक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट प्रेसिडेंट मेंबर, यानी कि जो कंज्यूमर कोर्ट का प्रेसिडेंट मेंबर है उसको सिलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग कहा है कि पहले जो होता था उसको मेंबर को जो पहले चुना जाता था तो उसमें जो था कि 20 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए था, लेकिन अब जो है उसमें कुछ फॉर्म को बदला गया है। आर्टिकल 142 के अनुसार है जो उसमें कहा गया है कि यंगर टैलेंट होना चाहिए, यानी कि जवान व्यक्ति हो जिसमें टैलेंट अच्छा हो। मतलब हम सब जानते हैं कि यंगर जो होता है बहुत अच्छे से काम करता है, तो इसलिए यंगर टैलेंट होना चाहिए। पहले 20 साल का एक्सपीरियंस था, अब जो है उसको 10 साल का एक्सपीरियंस कर दिया है। उसमें डिग्री के लिए कह दिया है कि बैचलर में डिग्री होना चाहिए। तो कहा है किसने, तो जो बेंच बने हुआ था MR शाह एंड MM सुंदरेश का जो बेंच था उसने कहा है कि इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस रिटेन एग्जाम होना चाहिए, प्लस भाइबा होना चाहिए। बैचलर डिग्री ऐसे मतलब कोई जो है रिकॉग्नाइज्ड और यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जिसे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी हो, उससे बैचलर डिग्री होना चाहिए। एबिलिटी में होगा क्या क्या, तो एबिलिटी में होगा जैसे कि कंज्यूमर अफेयर्स होगा, यानी कि जो बैचलर डिग्री होगा उसमें जो है ये लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इसमें किए होंगे, जैसे कंज्यूमर अफेयर्स, लॉ, पब्लिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंडस्ट्री, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ एंड द मेडिसिन। इसमें जो भी होगा इनको इस सब में जो जितने भी कोर्स है उससे बैचलर डिग्री होना चाहिए। प्लस है क्वालिफाइड जो है अपॉइंटमेंट जो करेंगे वो मेंबर का स्टेट कमीशन में, वो इतना डिग्री पहले से उसको होना चाहिए। प्लस मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 10 साल का होना चाहिए। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो भी है इसी प्रकार का डिस्ट्रिक्ट कमीशन का भी जो है क्राइटेरिया जो है इसी प्रकार का फुलफिल होगा तो इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी ये अपना कंज्यूमर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है
जो चीता अभी आया है, पहले जो मोदी जी के जन्मदिन पर आए थे, फिर उसके बाद भी आया है, उसके रिगार्डिंग था एक न्यूज़ था, उसमें जो है उसमें कहता है कि जो 7 बिग कैट्स हैं उसके बारे में मतलब देखना था। न्यूज़ के अनुसार तो वही जो से कैट आए हैं उसमें जो है उतना नहीं, मध्य प्रदेश में जो रखा गया है उसमें जगह नहीं होने के कारण बोला है कि इतना कैट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके भोजन की कमी होगी, उसके रिगार्डिंग था न्यूज़ में। लेकिन इसके जो हम लोग के लिए न्यूज़ है वो है 7 बिग कैट्स है। वो 7 बिग कैट्स में वो कौन है, कहता है टाइगर जो है, टाइगर है जो जिसको बोला जाता है पैंथर टाइग्रिस, जो इंडेंजर्ड लिस्ट है, IUCN के लिस्ट में है। और ये जो है आपको कुछ जैसे कि एनिमल जो होता है, नेशनल एनिमल होता है, उसमें कौन कौन से देश है, कुछ देश है जैसे कि इंडिया है, मलेशिया है, बांग्लादेश है एंड साउथ कोरिया है। ये जो है इस सब जो है टाइगर जो है पैंथर टाइग्रिस, यह जो है नेशनल एनिमल है इन देशों का। उसके बाद है कि लायन है जो पैंथर लियो बोला जाता है इसको, ये भी वल्नरेबल है IUCN में, वल्नरेबल कैटेगरी में लिस्ट में आता है। इस ग्रुप को जो है पैरिड्स बोलते हैं, पैराइड्स, इसको ग्रुप के जो है पैराइड्स ग्रुप बोलते हैं। जो लायन का जो ग्रुप होता है पैंथरा लियो का, उसको पैराइड्स ग्रुप बोलते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि पैंथरा लियो का ग्रुप को क्या बोलते हैं। उसके बाद है कि जगुआर है, जगुआर का पैंथर ओनका बोलते हैं, जो IUCN लिस्ट में नियर थ्रेटेंड में है। उसके बाद है जीनियस एसिनोनिक्स है, जीनियस एसिनोनिक्स जिसको चीता कहा जाता है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में है IUCN के लिस्ट में। उसके बाद है लियोपार्ड, इसको बोला जाता है पैंथर पार्डस जो है बोला जाता है। ये जो है किसकी मतलब ब्लैक जगुआर के समान, यानी कि कुछ है जानवर है जिसके अनुसार जो बोला जाता है, ये लाइक है ब्लैक जगुआर है, मेलानेस्टिक है, लियोपार्ड्स है, उसके बाद ब्लैक पैंथर है, और यह जो है IUCN के लिस्ट में वल्नरेबल लिस्ट में आता है। नेक्स्ट है स्नो लियोपार्ड पैंथेरिया अनकिया, इसको बुलाया जाता है, जो लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो इंडिया में है, जो वल्नरेबल है IUCN में लिस्ट में, IUCN के लिस्ट में जो है। उसके बाद है जीनस पुमा है, जो कॉगर बोला जाता है, जो लास्ट कंसर्न है IUCN में। तो अब ये IUCN है, एक क्वेश्चन आता है IUCN, तो IUCN के बारे में भी कुछ हम जान लेते हैं, IUCN क्या है और कब फॉर्म्ड या क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें। तो IUCN जो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि यह जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी नेचर के लिए जो है यह वर्क करता है। और यह गवर्नमेंट एंड द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए जो है काम करता है। यह जो है 1948 में बना था। यह जो काम जो है नेचर को आगे बढ़ाने के, यानी कि पूरे विश्व के नेचुरल जो भी चीज़ है उसको आगे बढ़ाने के लिए यह काम करता है। हेड क्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में है। 9 कैटेगरीज है इसका। 9 कैटेगरीज में कौन कौन से कैटेगरी है, पहला है नॉट इवेलुएट है, कैटेगरी का है। दूसरा है कि डाटा डिफिशियंसी है, जो इसका मतलब डाटा नहीं मिल पाता वो है। लास्ट कंसर्न है। उसके बाद है नियर थ्रेटेंड है। उसके बाद वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है। यानी कि ये 9 कैटेगरी है जो IUCN की लिस्ट में आती है। नेक्स्ट न्यूज जो है वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है, जो वुमेन के रिगार्डिंग है, जो वुमेन जो है पूरे मतलब देश में जो है कैसे किस प्रकार जो है मैन के इक्वलिटी में नहीं है, उसके रिगार्डिंग है। कहता है इंडिया स्कोर 74.4 इन वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन द वर्किंग वुमेन, यानी कि वर्किंग वुमेन जो है वह इंडिया का स्कोर वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है 74.4 आया है। उसके बाद है यह जो है मेन के इक्वलिटी में नहीं है, मतलब जितना मैन है उतना इक्वलिटी में नहीं, मतलब 100 गो
100 मैन है तो उसमें 74.4 जो है औरत है, इसके अकॉर्डिंग है। उसके बाद है यह जो है रिपोर्ट जो है वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट के अनुसार निकाला गया है। वुमेन बिजनेस एंड द लॉ जो है रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है यह निकाला गया है। और इसमें पूरे साउथ का जो है स्कोर जो है साउथ एशिया का, पूरे साउथ एशिया का स्कोर जो है आपको 63.7 है, जिसमें नेपाल जो है हाईएस्ट पर है, उसका जो है 80.6 है। उसके बाद है 190 इकोनॉमिक्स कवर्ड इंडेक्स, यानी कि इस इंडेक्स में जो है 190 इकोनॉमिक्स जो है कवर्ड किया गया है। और 14 स्कोर यानी कि सबसे नीचे स्कोर आने वाली जो है कुछ देश है जो सबसे नीचे स्कोर लाया गया है, जिसमें अब वैसे देश है जो अच्छे देश है, जैसे कि स्कोर बेल्जियम का है, कनाडा कितना है, डेनमार्क है, फ्रांस है, इतना मतलब विकसित कंट्री, सब विकसित नहीं मतलब इतना आगे की कंट्री है। देखिए फ्रांस से जो हम लोग हथियार वगैरह मंगाते हैं, इतना आगे डेवलप कंट्री में से आता है। उसके बाद है जर्मनी है, ग्रीस है, आइसलैंड है, आयरलैंड है, लातविया है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड्स है, पोर्तुगल है, स्पेन है एंड स्वीडन है। ये जितने भी देश जो हैं वह इसका स्कोर जो है 14 आया है। 14 मतलब 100 में से 14 ही लोग जो है थी औरत है जो वहाँ पे वर्क करती हैं, चाहे एज ए जॉब हो या बिजनेस हो, इतना ही आदमी जो है करते हैं। प्रोटॉन बीम थेरेपी जो है नेक्स्ट न्यूज में है, वो जो है अनलाइक ट्रेडिशनल रेडिएशन थेरेपी है विच यूजेज एक्सरेज। मतलब कहता है कि जो प्रोटॉन बीम थेरेपी में जो है अनलाइक ट्रेडिशनल रेडिएशन यानी कि थेरेपी, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो ट्रेडिशनल से वर्क होता था वैसा नहीं होगा, इसमें एक्सरे का काम नहीं होगा। ये जो है प्रोटॉन थेरेपी जो यूज होगा हायर एनर्जी प्रोटॉन से यूज होगा, टारगेट कैंसर सेल्स, यानी कि हायर प्रोटॉन जो होगा उससे यूज होगा और कैंसर सेल को डैमेज करने के लिए। वो कैंसर जिस पर्सन को जो कैंसर होगा उसके लिए जो होगा वो प्रोटॉन का हाई क्वालिटी का मतलब एनर्जी उसमें जाएगा, अति करेगा, जहाँ पर अटैक करेगा, जहाँ पे कैंसर होगा उस जगह पे। ये मुख्य रूप से जो है नेक और हेड के लिए आता है, मतलब प्रोटॉन बीम थेरेपी जो है। अभी जो है फैसिलिटी जो है नहीं है, अभी बहुत कॉस्टली फैसिलिटी होने के कारण जो है वह नहीं, दुनिया में बहुत गिने चुने देशों और जगहों पे है, और इंडिया में तो एक ही है और बहुत ही महंगी है, जो बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे इस थेरेपी को। इसके रीजन जो है मतलब यहाँ पे उपलब्ध या कहीं देश वाले लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मशीन जो है यूएस में है 42 मशीन है, यूरोप में जो है 35 है, जापान में 26 है, और चाइना में 7 है, ताइवान में 3 है, साउथ कोरिया में 2 है और इंडिया में 1 ही है। मतलब इंडिया में 1 ही प्रोटॉन थेरेपी है और इसमें इतना कॉस्टली है कि बहुत ही। और कहता है इस साउथ वेस्ट एशिया में जो है कहता है अपोलो हॉस्पिटल जो है, अपोलो हॉस्पिटल इज़ द ओनली सेंटर इन द होल ऑफ साउथ एंड वेस्ट एशिया ऑफरिंग द पीवीटी, यानी कि अपोलो हॉस्पिटल जो है साउथ वेस्ट एशिया का जो है उसमें सिर्फ एक ऐसी हॉस्पिटल है जो पीवीटी आपको प्रोटॉन बीम थेरेपी का जो है इलाज वहाँ से होता है अपोलो हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है वैभव फॉलोशिप स्कीम। वैभव फॉलोशिप स्कीम है क्या, तो ये एनआरआई को जो है रिसर्चर होगा उसको जो है अपने इंडिया में रिसर्च करने के लिए दिया जाएगा, और यहाँ का जो रिसर्चर होगा उसको नहीं बल्कि एनआरआई रिसर्चर को दिया जाएगा। जो टॉप इंस्टीट्यूट है क्यूआर रैंकिंग के द्वारा जो 500 टॉप इंस्टीट्यूट है उसके लोग यहाँ पर उसमें उसके जो प्रोफेसर होंगे वो यहाँ पर आकर के अपना रिसर्च करेंगे, पूरा करेंगे। जैसे कहता है नेक्स्ट है कि एनआरआई रिसर्चर्स चांस टू वर्क इन इंडिया फॉर रिसर्च, यानी कि एनआरआई रिसर्चर को जो है इंडिया में जो है रिसर्च करने के लिए उसको चांस दिया जाएगा।
तो और मिनिमम जो है 1 मंथ के लिए और मैक्सिमम जो है 2 मंथ जो है पर ईयर, यानी कि 1 साल में 1 मंथ और मिनिमम और मैक्सिमम 2 मंथ तक चलेगा। और यह जो है 3 साल तक ऐसा चलता रहेगा। इसका जो है 37 लाख रुपया फंडिंग प्रोवाइड होता है, मतलब फंड जो होता है जो 37 लाख रुपया का फंड जो है उसमें दिया जाता है NRI रिसर्चर को। गोल जो है कहता है टॉप इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड विथ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो पूरे विश्व में हायर एजुकेशन वाला इंस्टीट्यूट होगा उसका जो है टॉप QR रैंकिंग में जो 500 में जो आएगा उसी के प्रोफेसर जो है यहाँ पे रिसर्च करने आ सकते हैं। जैसे एप्लीकेंट कौन कौन होगा, तो एप्लीकेंट जो होगा NRI होगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन होगा, उसके बाद है पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन होगा, जो इंडिया के व्यक्ति होंगे वो होंगे। उसके बाद है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होगा वो होगा। उसमें जो डिग्री क्या चीज़ है, तो डिग्री पहले उसका PhD होना चाहिए या MD होना चाहिए या MS होना चाहिए। ये सभी डिग्री होने के बाद ही जो है यहाँ पे उसको जो है वैभव फेलोशिप स्कीम के द्वारा जो है आपको इसमें रिसर्च करने दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंस्टिट्यूटेड ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल, GPLC है, यानी कि ये पन्ना रिजर्व का जो है ये उसमें अभी मध्य प्रदेश में जो 2 रिवर है उसके अकॉर्डिंग ये आया है कि पन्ना टाइगर रिजर्व को भी जो है नुकसान होगा। और ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उस वो जो बोला है ये सब है, उसमें है कि पन्ना चेयरमैनशिप है चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। जैसे केन बेतवा लिंक है, यानी कि केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है रिवर प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि वो दोनों प्रोजेक्ट केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट को जब डेवलप करेंगे तो वो लोग डेवलप करेंगे, तो डेवलप करने के बाद जो इशू होगा उस इशू पे बात किया गया है कि ये जो है कंस्टिट्यूट किया है कि पन्ना लैंडस्केप यानी कि पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको नुकसान होगा, तो इसके लिए जो वो है वो बनाया गया है। तो और केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट है तो उसमें डेवलप करेगा तो ये करेगा, तो उसके लिए तो अंडर द नेशनल रिस्पेक्टिव प्लान, यानी कि ये नेशनल रिस्पेक्टिव प्लान के अंदर जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी है। और इसके बाद प्रिपेयर्ड इंटीग्रेटेड लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान, और ये जो है लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान है इसको भी तैयार करेगा। उसके बाद है पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको भी, मतलब ये सबको ध्यान में रखते हुए फिर केन बेतवा लिंक को जो है डेवलप करना है। उसके बाद है नेक्स्ट न्यूज है यूनियन पावर मिनिस्टर लॉन्च द स्टार रेटेड एप्लियंसेस प्रोग्राम एंड ई दीक्षा पोर्टल, यानी कि यूनियन पावर मिनिस्टर जो लॉन्च किया है स्टार रेटेड एप्लियंसेज एंड ई दीक्षा पोर्टल जो किया है उसके रिगार्डिंग है। ये क्या है क्या, तो कहता है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर लॉन्चेज स्टार लेबलिंग प्रोग्राम। ये इसके अकॉर्डिंग जो है पावर का जो यूज करते हैं हम लोग, तो ये कितना पावर यूज करते हैं, कितना हमको करना चाहिए, कितना हमारा कॉस्ट लगता है, और इस सब की जानकारी जो है उसमें दिया जाएगा। और इसको बनाया किसने है, तो ब्यूरो ऑफ द एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा यह जो है बनाया गया है। उसके बाद यह है किसके अंदर, तो अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है 2001 के अनुसार जो है इसका एम जो है एनर्जी साइनिंग, यानी कि जो है एंड कॉस्ट साइनिंग एनर्जी कंज्यूमिंग, यानी कहने का है कि पावर को जो है कैसे आगे किया जाएगा, और कॉस्ट साइनिंग यानी कि पैसे की जानकारी लेना, एनर्जी को कंज्यूम करना लेना, ये सब इसका जो है एम है। उसके बाद है ई दीक्षा पोर्टल है, तो ई दीक्षा पोर्टल क्या है, तो कहता है डेवलप किया गया है एक्सीलरेटिंग स्मार्ट पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा डेवलप किया गया है। यह है क्या, तो टेक्निकल कहता है फर्स्ट असिस्टेंस प्रोग्राम है, ये टेक्निकल में रूप से जो है फर्स्ट असिस्टेंट प्रोग्राम है जो है बायलेटरल प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि यह जो है बायलेटरल प्रोग्राम के द्वारा है। ई दीक्षा पोर्टल जो है इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था, फॉरिजन कहता है फॉरेन
कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूके के द्वारा जो है इसको जो है डेवलप किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसमें इन्वॉल्व है। यह जो है दीक्षा पोर्टल के अकॉर्डिंग जो है कुछ बातें थी। आज का ये जो है लास्ट न्यूज़ था, और इस न्यूज़ में मैंने 3 और 4 मार्च का जितना भी न्यूज़ था उसमें सम्मानित किया है। और मैं ये कहूँगा कि लास्ट में कि मेरे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।